यथार्थवाद और उसका शैक्षिक चिंतन, यानी कि यथार्थवादियों के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार की शैक्षिक जो है प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, हमने पहले ये पढ़ा था कि यथार्थवाद के अंदर दो प्रकार की चीजें थी। एक तो हमने उसका दार्शनिक चिंतन का अध्ययन कर लिया और दूसरा उसका आया शैक्षिक चिंतन। अब शैक्षिक चिंतन के अंतर्गत वही शिक्षा की प्रक्रिया आएंगी जिसके अनुसार वस्तु या किसी मनुष्य का जीवन जो है वो सुखमयी व्यतीत हो सके। सेम वही बातें करी गई कि जब आपके जीवन को सुखमय बनाना है तो हमें शिक्षा की व्यवस्था भी ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि एक विद्यार्थी का संपूर्ण जीवन, आने वाला जीवन जो है वो अच्छा बीते। तो यथार्थवादियों के अनुसार जो है वो शिक्षा का संप्रत्यय ये हुआ कि एक तो उन्होंने कहा कि शिक्षा में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि शिक्षा में हमने केवल ऐसी बात कही कि इसमें केवल वही चीजें हों जिससे उसका जो है मनुष्य जीवन सुखमय बने। सुखमय कैसे बनेगा? जब तक उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, जब तक उसके अंदर क्रियाशीलता नहीं आएगी, जब तक उसके अंदर कोई नई क्या कहते हैं सृजनशीलता नहीं जगेगी, तब तक उसका विकास, संपूर्ण विकास जो है वो संभव नहीं है। तो जैसे कि आदर्शवादियों में या आदर्शवाद के कई रूप दिए गए थे, जिसमें कि था कि धर्म मोक्ष का आदर्शवाद या आध्यात्मिकता का आदर्शवाद या कह लो ईश्वर से मिलन का आदर्शवाद। तो ऐसे कुछ कुछ नाम जो है वो आदर्शवाद में दिए गए थे। ठीक उसी प्रकार से यथार्थवादियों ने भी या यथार्थवाद में भी कई नाम दिए गए हैं, जिसमें से पहला नाम आता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो मानवतावादी यथार्थवाद है, कुछ लोग कहते हैं ये ज्ञानेंद्रिय संबंधी यथार्थवाद है, कुछ कहते हैं ये सामाजिक यथार्थवाद है। तो जैसे मानवतावादी यथार्थवाद की बात कही गई तो उसमें शिक्षा से संप्रत्यय ऐसी चीजों से था जिससे कि मानवतावाद का भी विकास हो। जब मानवता की भावना जागृत होगी, समस्त लोग एक साथ होके रहेंगे, सब जो है वो एकजुट होके काम करेंगे, तो नेचुरल सी बात है उनका राष्ट्र, उनका समाज सुखमय होगा। जब समाज सुखमय होगा तो जीवन भी सुखमय होना ही होना है। ज्ञानेंद्रिय वाला जो एरिया था जिसमें कहा गया कि ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से जो आपको यथार्थवाद कहा गया, उसमें ये कहा गया कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, ऐसी बातों की व्यवस्था करी जाए जिसमें मनुष्य के सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, सेंस ऑर्गन्स 5 हैं, उन सबका ऐसा विकास हो जिससे मनुष्य जो है या कोई बच्चा जो है उसका मानसिकता या उसका शारीरिक हर चीज का संपूर्ण विकास हो सके। तो कुछ लोगों ने इस टाइप से इस बात को कहा। कुछ ने कहा कि सामाजिक यथार्थवाद यानी कि सामाजिक कुशलताओं के संग, सामाजिक बातों के संग, सामाजिक गतिशीलता के संग जब हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा जीवन जो है सुखमय होगा, तो भी हम जो है वो अपनी लाइफ को, अपनी बातों को या अपने जीवन को आगे से आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट बना यथार्थवादियों के अनुसार कि शिक्षा का संप्रत्यय उनके अनुसार क्या था। अब इसके बाद में जो यथार्थवादियों ने कहा कि शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, तो पहला क्या आया हमारा, शिक्षा का उद्देश्य किसके अनुसार? यथार्थवादियों के अनुसार। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है शिक्षा के उद्देश्य। नेचुरल सी बात है कि शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होंगे जिसमें सबसे पहले जो उद्देश्य आएगा वो ये होगा कि मनुष्य जीवन को सुखमय बनाना। जी, क्योंकि परम जो काम है यथार्थवाद में मनुष्य का सुखमय जीवन है, तो इसलिए जो शिक्षा का उद्देश्य है वो भी यही बना कि मनुष्य जीवन को सुखमय बनाना। पूरी तरीके से ऐसे सब्जेक्ट्स हों, ऐसी बातें हों, ऐसा एनवायरनमेंट हो, ऐसा उसका मानसिक संतुलन हो, ऐसी गतिविधियां हो जिसमें सिर्फ ये कोशिश की जाए कि उसका जीवन जो है वो सुखमय बने। तो पहला उद्देश्य जो था वो ये था कि मानव जीवन को सुखमय बनाना या सुखमय बनाने का प्रयास करना। सेकंड उद्देश्य था यथार्थवाद का
यह है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक विकास को पूरा करें। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास है। जब हमारी बॉडी फिट नहीं होगी, जब हम माइंड से हेल्दी नहीं होंगे, तो हम क्या मेहनत करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, या तो हम क्या कुछ पढ़ पाएंगे या अपने जीवन को ऊंचा बना पाएंगे। तो सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य सुखमय के बाद आता है कि मनुष्य की मानसिक और शारीरिक दोनों ही शक्तियों का विकास होना। उसके बाद यथार्थवाद में कहा जाता है कि ऐसा विकास हो जिससे सामाजिकता का उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो और पर्यावरण का विकास हो। पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। जब हमारा पर्यावरण, कहते हैं ना कि संगति का असर बहुत आता है, कि हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए या हमें अच्छे से कोई काम करना चाहिए या अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, तो संगति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हमारा पर्यावरण इतना मोटिवेट करने वाला होगा, हमें मोटिवेशन से फुल होगा कि हमको क्रिएटिव बनाएगा या हमको कुछ नई चीजों को सिखाने के लिए प्रेरित करेगा, तो वही तो हमको चाहिए है। तो यथार्थवाद में कहा गया कि पर्यावरणीय और सामाजिक विकास भी ऐसा हो जिससे मनुष्य ऑटोमेटिकली क्रिएटिव बने, जिससे मनुष्य ऑटोमेटिक कुछ ऐसा करे जो कि आगे उसके जीवन स्तर को सुधारे। तो पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। ऐसे पर्यावरण के लिए उन्होंने कहा कि आप जो है, एक तो कुछ ऐसी बातों को आप फोकस करें या कुछ ऐसी बातों को आप अपने शिक्षा में लाएं जिससे एक एक बच्चा उन सब पर्यावरण के घेरे में आकर या उन सब पर्यावरण से ओतप्रोत होकर या उनसे प्रोत्साहित होकर कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित हो सके। उसके बाद में यथार्थवाद में कहा गया कि शिक्षा की पाठचर्या। तो यथार्थवाद में विज्ञान या भूगोल या कुछ ऐसे जो विषय थे जिससे कुछ प्रयोग करने को मिले, जिससे कुछ निष्कर्ष निकले, जिससे कुछ जो एनालिसिस होता है किसी चीज का, तो वो चीजों को उन्होंने कहा कि ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल करो। और ये कला है या नृत्य है, संगीत है, वादन है, इनको, क्योंकि इनसे जो है इंसान की कलात्मक प्रक्रिया जागती है, तो थोड़ा सा इस चीज को उन्होंने पीछे रखा और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि वैज्ञानिकता जैसे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मनुष्य को क्रिएटिव बनाते हैं और जिनके थ्रू मनुष्य कुछ और अच्छा करने की कोशिश करता है, उनका ये मानना था। ऐसा नहीं है कि कला, संगीत, नृत्य, वादन ये सब चीजें जो है वो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी नहीं है। उनका मानना था, देखो, हर एक इंसान का या हर एक समूह का या हर एक राष्ट्र का एक अपना विचार होता है, अपना विचारवाद होता है, तो इसको दर्शन का नाम दिया गया, अपना अपना देखने का नजरिया। तो ये बात यथार्थवादियों के अनुसार थी कि शिक्षा की पाठचर्या में हमें वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिकता को हमें प्राथमिकता देनी है और संगीत, नृत्य, गायन, वादन को इनको थोड़ा सा पीछे रखना है। फिर आता है कि यथार्थवाद में शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में उन्होंने प्रयोग को बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने कहा प्रयोग करो, विश्लेषण करो, किसी भी तथ्य को जानने के लिए जैसे हम लोग शोध करते हैं ना, तो डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर वो हम उसका एनालाइज करते हैं, तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि शोध वाली प्रक्रिया, विषय ऐसे हों जिनमें शोध हो, प्रयोग हो, ताकि कुछ नया हम अचीव कर सके। फिर यथार्थवाद में आया कि अनुशासन किस टाइप का था। तो अनुशासन में ये बात कही गई कि अनुशासन भी कुछ ना कुछ बालक को सिखाए। खाली अनुशासन, आपने कठोर अनुशासन दिखा दिया, भाई हम कठोर हैं, हमारा स्कूल बहुत डिसिप्लिन्ड है, हमारी टीचर बहुत डिसिप्लिन्ड है, हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, ना ना ना, खाली डिसिप्लिन से कोई बात नहीं बननी थी। उन्होंने कहा कि अनुशासन भी ऐसा हो जिससे भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखे और ऐसा सीखे जिससे उसका जीवन सुखमय हो। कुछ ना कुछ अनुशासन में ऐसी बातों को शामिल करो जिससे बालक अनुशासित भी हो और उसका जीवन जो है वो सुखमय बनाने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स या कुछ ना कुछ उपाय भी उसमें से मिलते रहे। हर चीज में फायदा ढूंढा गया। एक एक चीज शिक्षा की या शिक्षा चिंतन की ऐसी बनाई गई जिसमें सिर्फ परम उद्देश्य क्या, मनुष्य को या मनुष्य का जीवन सुखमय बनाना।
फिर बात आई कि शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो यथार्थवाद में शिक्षक के लिए कहा गया, एक तो शिक्षक अपने सब्जेक्ट का दक्ष, पूरी तरीके से अपने सब्जेक्ट पे कमांड, वैज्ञानिकता के संग उसका बोलना, बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझते हुए उससे बात करना, उसके इंटरेस्ट को लेके उससे बात करना, एक सब्जेक्ट, एक विषय या एक भाव के संग सारे बच्चों का या सारे मनुष्यों का जीवन सुखमय नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी भावात्मक बातें अलग होती हैं, उनका संज्ञानात्मक पहलू अलग होता है, उनका अपना अपना एक देखने का नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। तो टीचर ऐसा हो जो प्रत्येक बच्चे पे ऐसे फोकस करे कि अपने सब्जेक्ट को भी वो समझाए, बच्चा भी उसको समझे, हर तरीके से। एक बच्चे को एक तरीका समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चे को दूसरे तरीके से समझाए, लेकिन ऐसा समझाए कि कक्षा के सारे बच्चों को हर बात क्लियरली उनके माइंड में घुसे, क्लियरली उनकी बात को वो समझ सके। तो टीचर सुपर एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए, इतनी उसके अंदर क्वालिटी हो कि वो हर बच्चे को सक्षम बना सके, उसके अंदर ऐसी ट्रिक्स हो कि हर बच्चे के लिए वो ये कोशिश करे कि उसका जीवन जो है वो सुखमय बने, चाहे वो कितनी भी अपनी ट्रिक्स लगा दे उस सब्जेक्ट्स के लिए। फिर ये बात आई कि शिक्षार्थी कैसे हों, शिक्षार्थी कैसे हों। ये बात ये क्यों कही गई, इसलिए कही गई कि शिक्षार्थी तो भाई अपने सीखने आ गया, तो हमने, शिक्षक ने क्या करा, उसका माइंड मेकअप करा। तो शिक्षार्थी भी ऐसा हो कि वो टीचर को समझे, जिससे उसका माइंड मेकअप हो। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े खुराफाती होते हैं। तो ऐसा उनका माइंड मेकअप हो जाए, शिक्षार्थी का माइंड कम से कम सीखने लायक तो हो, भले ही किसी ढंग से सीखे, भले ही कैसे सीखे, लेकिन सीखे। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन में विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सीखे, कुछ तो सीखे। फिर आई बात कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय में इस टाइप का वातावरण हो जिसमें प्रयोग ही प्रयोग हो, जिसमें विश्लेषण की प्रक्रिया हो, जिसमें टीचर और स्टूडेंट और सारे मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं या पूरा जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा इस बात पे फोकस करे कि जो हमारे यहाँ छात्र आए हैं, जो हमारे छात्रों ने बात सीखने के लिए हमारे विद्यालय में आए हैं, तो हम पे इतनी टिप्स हों, इतनी बातें हों कि हम उसके जीवन को उन्नत बना सकें। आपस में वो मीटिंग करें, कुछ वर्कशॉप्स लें, कुछ सेमिनार्स करें, कुछ बाहर के लोगों को बुलाएं, कुछ किसी से सीखें, सीख सिखा के अपने विद्यालय में ऐसा वातावरण क्रिएट हो कि हर बच्चा दक्ष निकले, हर बच्चा अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करे, और जब वो अपने विद्यालय से निकले तो सक्षम होके निकले। हर विद्यालय के हर एक व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी एरिया का विद्यालय में किसी भी एरिया संबंधित हो, उसका पूरा फोकस ये होगा कि वो बच्चे का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक हर तरीके से उसका विकास करने में सहायक हो। तो ये जो बात हुई, ये हुई यथार्थवाद के शैक्षिक चिंतन की। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और दर्शन के संग आपके सामने आती हूँ। मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फिलॉसफी को समझिए। थैंक यू।